खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योग को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड को योग व वेलनेस के वैश्विक राजधानी विकसित करने के लिए योग नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में 50% या अधिकतम 20 लाख, मैदानी क्षेत्रों में 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नीति के तहत जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोली ढेक झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में योग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग और आयुष की भूमि है। योग के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। योग से युवाओं को रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस नीति का लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं और योग सेंटर संचालकों के लिए बेहतर ये खबर सामने आई है। उन्होंने इस नीति को लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएँ हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। वहीं उत्तराखंड शासन की अगर बात की जाए तो महिला आईपीएस अधिकारी अनुराधा पाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आपको बता दें कि अनुराधा पाल को वर्तमान पदों के साथ आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। शासन के इस निर्णय से प्रदेश में आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और राजस्व संग्रहण में वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार एक महिला आईएएस अधिकारी को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। 2016 बैच की आईएएस अनुराधा पाल ने विभागीय बैठक बुलाई, जिसमें अवैध और मिलावटी शराब पर पूर्णतः अंकुश लगाने और राजस्व संकलन बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए राजस्व वृद्धि और अवैध व मिलावटी शराब की रोकथाम उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। राज्य के सभी जिलों के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। देहरादून के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा बारिश व तेज हवाओं का येलो और पौड़ी और रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो ये 6 जून तक प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 व 8 जून को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। तो मौसम के मिजाज जो है वो बदल चुके हैं और इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा मौसम का मिजाज उत्तराखंड में कैसा है इस वक्त? रूपाली, देखिए उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी लगातार बारिश, तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी कहा गया है 6 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है उसका मिजाज बदला हुआ रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है
के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिलेंगी और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं देखिएगा कि यदि आज की मैं बात करूं, इस समय मौसम की यदि बात करूं तो इस समय भी मौसम कहीं ना कहीं सुहाना बना हुआ है। हल्की धूप जरूर है लेकिन मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। और आज के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया है कि तेज जी हवाएं और तेज बारिश देखने को मिल सकती है और गर्जना के साथ बारिश आज कई जिलों के अंदर हो सकती है। धनराज, यहाँ पर ओवरऑल सड़कों को लेकर अभी क्या कुछ हालत है? पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के कारण कितना जो एरिया है, जनजीवन है, वो प्रभावित हुआ है? बिल्कुल रूपाली, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो इस समय जोरों पर चल रही है और मौसम कहीं ना कहीं इसमें बाधा जरूर बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जी भूस्खलन की बात भी सामने आई थी, जिसमें एक गाड़ी के ऊपर बोल्डर भी गिर गया था जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई जी थी। तो इस तरह के हादसे भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर मौसम के चलते देखने को मिलते हैं। और लेकिन वही देखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो जो सड़कों की आपने बात की है, तो ऐसे मौसम में जब बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं सड़कें अवरुद्ध जरूर होती हैं, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको कहीं ना कहीं लगातार निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए जाते हैं कि जो भी सड़कें टूटती हैं उसको तुरंत ही सही किया जाए, ताकि जो उत्तराखंड में आने वाले यात्री हैं या फिर कहा जाए जो श्रद्धालु हैं या जी पर्यटक हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इस तरह के हादसे ना हो, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जो सड़कों की मरम्मत है वो समय समय पर की जाती है। ओवरऑल चारधाम की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या चॉपर सर्विसेज इन मौसम के बदलते मिजाजों के कारण प्रभावित हो रही है? क्या कुछ उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लोग अभी चारधाम यात्रा के लिए एक डेली काफी संख्या में आ रहे हैं? बिल्कुल वाले, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है पर है और लगातार देखा जा रहा है कि जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन वे देखिए हेली सेवा की आपने बात की है, तो जब मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं हेली सेवा प्रभावित जरूर होती है, क्योंकि ऐसे मौसम में जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं उड़ पाते हैं, तो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हेली की बुकिंग होने के बावजूद भी ऐसे मौसम जी में उनको बाय मार्ग के द्वारा ही कहीं ना कहीं सड़कों के द्वारा ही उनको यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक मौसम है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो मौसम खराब होता है तो वो होना ही होता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको लगातार समय समय पर जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है उसके बारे में अवगत भी कराया जाता है और अपील भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से की जाती है ऐसे मौसम में जहाँ पर क्यों वहीं पर रुक जाए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे लगातार भूस्खलन के मामले कहीं ना कहीं जी सामने आते हैं, लैंडस्लाइडिंग के मामले सामने आते हैं, तो इन हादसों से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपील भी लगातार जारी की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इसमें किस तरीके से काम कर रही है ओवरऑल उत्तराखंड में, क्योंकि मॉनसून भी शुरू हो चुका है, ऑल ओवर अगर इंडिया बात की जाए इस बार पहले ही आ चुका है, तो आने वाले दिनों में भी किस तरीके की एडवाइजरी या लोगों को ऑलरेडी पब्लिक अवेयरनेस के तहत दे दी गई है? बिल्कुल देखा जाए जो मानसून है वो इस बार कहने की उत्तराखंड में भी 5 दिन पहले दस्तक दे रहा है, यानी कि 10 जून से मानसून आ जाएंगे। जी और अभी देखिएगा कि प्री मानसून चल रहे हैं और लगातार बारिश कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी देखिएगा कि जिस तरीके से मानसून से पहले इस तरीके की बारिश देखने को मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं लोगों को डराती हुई भी नजर आ रही है कि जब मानसून से पहले इस तरह की बारिश हो रही है तो मानसून में क्या हाल होगा। लेकिन मैं देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आपने की है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं या कहा जाए जो कर्मचारी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं सतर्क जरूर रहते हैं और समय समय पर जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं उनको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार अपना कार्य भी करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की बात करें, आपदा प्रबंधन की टीम की बात करें या अन्य टीमों की बात करें, तमाम टीमों को निर्देशित भी दिए थे कि जो भी इस तरह के हादसे होते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है और कम करने का एक ही तरीका है कि जो टाइम रिस्पॉन्स है वो कम से कम। धनराज, ओवरऑल उत्तराखंड की अगर बात की जाए कहां कहां पर रेड अलर्ट है, कहां ऑरेंज है और कहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसके हवाले से भी बताइएगा।
बिल्कुल रूपाली, देखिए आज लगभग सभी जिलों के अंदर कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, लेकिन खासकर बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा, नैनीताल जो पहाड़ी क्षेत्र है या और देहरादून, इनमें कहीं ना कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और साफ तौर पे कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं बर्फबारी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ओलावृष्टि जरूर देखने को मिल सकती है और ठीक। उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी जारी की गई है और इसको लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी सभी टीमों को दिए गए। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए, मौसम का मिजाज बदल चुका है। 10 जून से मानसून आने की संभावना भी जताई गई है और इसी के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट पूरे उत्तराखंड में जारी कर दिया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पर्यटक नगरी रानीखेत क्षेत्र में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पर्यटन नगरी में तापमान में भी गिरावट आई है। तापमान में गिरावट आने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा संभाल कर रखे गए गर्म कपड़ों को दोबारा बाहर निकाला गया है। रानीखेत में तेज हवा चलने के साथ ही बिजली की गरज और बारिश हुई है, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टी हो जाने से घरों को लौट रहे बच्चों में काफी परेशानियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ा है। सुबह के समय मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला था, इसके बाद साय समय में मौसम में फिर बदलाव आ गया और धूप निकल गई। नैनीताल में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान भारी भरकम में अपना बाजार के सामने बांज के पेड़ की शाख टूटकर बिजली की तारों को क्षतिग्रस्त करते हुए मॉल रोड में आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये शाखा टूटी उस समय अपर मॉल रोड व लोअर मॉल रोड में वाहनों व पैदल यात्रियों की कम आवाजाही के चलते किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेड़ की शाखा टूटकर मॉल रोड पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बारिश के बीच ही पेड़ को काटकर यातायात सुचारू किया। जैसा कि आप कह रहे हैं तो माल रोड पे हमें पेड़ गिरने की सूचना मिली, तो वहाँ पर गए तो देखा कि एक विशालकाय पेड़ अन्नपूर्णा होटल के पास माल रोड पर गिरा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। तुरंत हमारी एफएस यूनिट ने वुडन कटरों से पेड़ को टुकड़ों में काटकर और रोड से हटाकर ज़्यादातर यातायात सुचारू रूप से चालू किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने रुड़की नगर क्षेत्र के विभिन्न जल भराव क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जल भराव स्थिति का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सलेमपुर, रामनगर, पनियाला रोड, गणेशपुर, मोहम्मदपुर आदि क्षेत्रों का संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम रुड़की एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून शुरू होने से पहले ही क्षेत्र में जिन जिन स्थानों पर जल भराव की स्थिति बंद नालियों के कारण से हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते के अंदर अंदर जेसीबी के माध्यम से करना सुनिश्चित करें, जिससे कि क्षेत्र में जल भराव की स्थिति से क्षेत्रवासियों से निजात मिल सकेगी। उन्होंने सलेमपुर क्षेत्र में जल भराव की स्थिति का जायजा लेते हुए क्षेत्र में जो भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है उसको सुनहरा नाले ने पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में तालाब का पानी जो सड़क पर आ रहा है उसके लिए उन्होंने तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में, प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपनी विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन जो जिला प्राधिकरण की बैठक है उसके अंतर्गत आया हूँ और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है, सांप की दवाई है नहीं है और पुल टूटे हुए तो नहीं है, कोई पुलिया खराब तो नहीं है। जो जल भराव ज़्यादा मात्रा में है वहाँ हम क्या प्रिकॉशन बदल सकते हैं पहले ही, जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट है जल के, वो किस प्रकार से वहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा उसको निकालने की क्या हमने कोई कदम उठाया नहीं है आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे शिवानी कॉलोनी है, चंद्रशेखर चौक रुड़की है, विश्वकर्मा चौक है और इसी प्रकार से जो है रामनगर में वहाँ गए, सलेमपुर में गए,
जेल के पीछे भी बहुत भराव होता है, वहाँ पे भी अतिक्रमण लोगों ने बहुत कर लिया है। इसी प्रकार ढंडेरा में, मिलापनगर में और अनेक जगह गए, कुछ जगह पेयजल की समस्या है, जो रास्ते टूटे हैं वहाँ पेयजल की लाइन टूटी हुई है। खानपुर में गए, रुड़की में, अंबर तालाब में, भगवानपुर के अंदर भी वन विभाग ने बताया कि वहाँ तालाब भर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे समस्याओं का संज्ञान जाने पर हुआ है और अधिकारियों ने बताया कि उनको हम त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं, जल्दी उन समस्याओं के निराकरण हो पाएगा। नैनीताल के भवाली बाजार में भीषण आग लगने से नंदा देवी मंदिर के करीब 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद लोग जान बचाकर वहां से भागे। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें 4 घंटे लगे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। प्रभावितों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। और ये भीषण अग्निकांड जो है आज पेश आया है, जहां पर भवाली बाजार अग्निकांड में आपको बता दें कि 5 दुकानें और भवन जलकर राख हो गया है। इसी के साथ आग के आसपास की दुकानों को भी काफी क्षति पहुंची है। और आपको बता दें कि लकड़ी और टीन का पुराना भवन न होने से आग जो है वो तेजी से फैली, ये कारण रहा है। भीषण आग लगने के बाद लोगों ने अपनी जान जो है वहां से भगाकर बचाई और फायर ब्रिगेड के 5 से 6 वाहनों का पानी खत्म हो गया। तब आपको बता दें कि जल संस्थान ने फायर वाहनों और पंप हाउस से पानी खोला। ओवरऑल भीषण अग्निकांड ये पेश आया है। आपको बता दें कि मुख्य मार्गों के समीप आग लगने से पुलिस ने ट्रैफिक भी रोका हुआ था। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को लेकर सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। सत्यापन अभियान के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग हल्द्वानी शहर को छोड़कर पिछले 15 दिनों के अंदर गायब हो चुके हैं और यहां से जा चुके हैं। इन लोगों के कहां कनेक्शन है और ये लोग किस मकसद से हल्द्वानी में रह रहे थे, इसके साथ इन लोगों को फंडिंग कहां से हुई है, किस तौर पर फंडिंग हुई है, इसकी भी जांच की जा रही है। गायब हुए लोगों के मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले 1 महीने के अंदर नैनीताल जिले में 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। कुछ लोगों के पास फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पर ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक वृहत जो है सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल ज़िले में भी लगभग पिछले 1 महीने से हम बहुत डिटेल में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वेरीफाई किया। लगभग 30,000 लोग अब तक हमने इस वेरिफिकेशन में वेरीफाई किए हैं। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हो रहा उनके मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सत्यापित नहीं हो रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 1-2 इसमें अपने एफआईआर भी की और कुछ मामलों में अभी जांच चल भी रही है, उनमें भी हो सकता है जल्दी एफआईआर हो। तो हमारा पूरा टारगेट ये है कि नैनीताल शहर में या नैनीताल ज़िले में जो भी आदमी रह रहा है वो सत्यापित होना चाहिए और अगर वो यहाँ रोजगार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आके काम कर रहा है तो उसकी बैकग्राउंड। आगामी कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र ढोभाल द्वारा मेला नियंत्रण कक्ष में जिले के पुलिस अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद एसएसपी प्रेमेंद्र ढोभाल ने बताया कि बैठक में आगामी कावड़ मेले को सकुशल कराने पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ आगामी गंगा दशहरा और अन्य स्नानों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की गई, ताकि इन परेशानियों को पहले ही चिन्हित कर समय से पूर्व दूर किया जा सके। सभी थाना प्रभारियों को मेले और स्नान के समय ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए गए। आगामी कावड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कावड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया।
इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। लगातार भीड़ का दबाव, जैसे कल काफी भीड़ का दबाव था और एग्जिट के लिए काफी समय लगा यहाँ से, उसको ध्यान में रखते हुए। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।